Yes, thank you. 51 Pedro. We assume that today's date is 1st of March 2026. देखते हैं क्या पूछा गया है. Explain inheritance tax implications of the gift of cottage to Pedro at the time the gift was made and as a result of Marina's death. Okay. 5 मार्क का क्वेश्चन है. ओके. तो सबसे पहली बात तो पेड्रो was given a holiday cottage in UK by his aunt Marina on 4th of March 2015, paid inheritance tax in respect of this gift of the holiday cottage following Marina's death on 8th of June 2025. Okay. Inherited a portfolio of UK unfurnished residential properties valued at 6,70,000 on Marina's death. अगर एक मिनट उसके aunt ने उसको 2015 में दिया था तो उसने बहुत बाद में पे किया टैक्स. तो मतलब कुछ तो हुआ है. Gift of the holiday cottage in UK by Marina. Marina and Pedro agreed that she could stay in the house for 2 months each year rent free, which she did every year until her death. For the remainder of each year, Marina lived in her own main home. इसके लिए बताना आंसर. ठीक है. तो नहीं है. कैलकुलेट करना है कुछ. Explain the inheritance tax implications. The gift of cottage to Pedro at the time of the gift was made as a result of Marina's death. एक्सप्लेन करना है. मरीना की डेथ कब हुई है? 8th of June 2025. हाँ. इजी है. बराबर. 10 साल का हो गया. लाइफ टाइम में तो चार्ज नहीं हुआ रहेगा. बट गिफ्ट विथ रिजर्वेशन वाला सीन है ये. एग्जैक्टली. क्योंकि तो वो बता. स्टे इन द हाउस फॉर 2 months ईच ईयर रेंट फ्री. अच्छा, 2 महीने रही है वो हर साल अंटिल हर हाँ वो डेथ. चलेगा लेकिन फिर भी उसका रिजर्वेशन तो था ना बेनिफिट का. ऐसा हाँ, है. रिजर्वेशन तो था. राइट राइट. तो बोलिए आंसर. तो अभी क्या करना पड़ेगा? सिक्स सिक्स. बट अपने को इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है फिर अभी? बेसिकली ये गिफ्ट विद उसको अभी टैक्सेबल होगा ना मरीना को? ये मरीना को टैक्सेबल कैसे मरीना तो मर रही है ना मेरे मतलब भाई. ये डेथ गिफ्ट के विद बाद. रिजर्वेशन है. तूने बराबर डेथ के बोला है. बाद बस तो अभी नहीं. आंसर बोलना चालू कर. गिफ्ट रिजर्वेशन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है. बस तूने बराबर बोला है. गिफ्ट विद रिजर्वेशन ही है. गिफ्ट विद रिजर्वेशन ही है. बट अभी उसमें फिर अपने को क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं? गिफ्ट विद रिजर्वेशन है तो द डोनर हैज सम बेनिफिट्स इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग द एसेट. The donor can gain some benefits out of it, and then इसमें अभी फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल देंगे, इसका ही एग्जांपल देंगे कि इसने प्रॉपर्टी दिया बट शी स्टिल हम्म. एबल टू एक्वायर द प्रॉपर्टी फॉर 2 months ईच ईयर विदाउट पेइंग एनी रेंट. और फिर ये गिफ्ट विद रिजर्वेशन रिलीफ हटता था, मतलब कंसिडर नहीं होता था इफ इन केस शी हैड गिवन इट, if in case she had gifted it and then हम्म. by due to illness or anything she had to live in the cottage हम्म. because she had nowhere else to go. ऐसा बोलूंगा नहीं because she had nowhere else to go, but because due to illness she had to हम्म. live in the cottage uh, for her family to caress her or anything. और क्या है मैं कुछ आउट कर रहा हूँ. तो बेसिकली तुझे बस इतना मतलब ये बोलना था कि ओनरशिप ऑफ द एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड बट द बेनिफिट्स आर स्टिल रिटेन्ड बाय द प्रीवियस डोनी और डोनर. मतलब बेसिकली previous प्रीवियस donor पर्सन. ठीक donor. है. So upon the death, हाँ. this gift was actually transferred on 4th of March 15. However, still it will be but still as it was a gift with reservation benefit, it will be shown as the gift had been transferred from Marina's estate on 8th of June 2025. Or when she ओके. or मतलब ओके. तेरे को. हाँ. So we will show that the gift has been transferred either on the death of the individual or upon the मतलब वो removal of the clause. As she had not removed the clause until her death, that means the her date of death is the earliest, and thus it will be shown that it was transferred to Pedro on that date.
और उस टाइम पे तो उसको कुछ पेएबल नहीं है, ड्यूरिंग द ओके, लाइफ टाइम कुछ पेएबल नहीं है। लाइफ टाइम ऐसा है। नहीं है कुछ पे। ठीक ठीक है। है। कहाँ पे है इसका आंसर? हम्म, ओ ओके, नहीं, मुझे लगा एग्जैक्ट निकाला फिर से मैंने। लकी। नहीं, नहीं निकाला मैंने। हाँ, ये रहा, निकाला। पढ़ना। नहीं। So, IHT implications of the gift of Holiday's Cottage to Pedro. The gift of Holiday Cottage was potentially exempt transfer, and therefore no tax was payable in Marina's lifetime. Although Marina died more than 7 years after making this gift, IHT was payable as a result of her death, as the gift constituted a gift with reservation. This is because Marina continued to derive the benefit from the use of the cottage following the gift, and she did not pay the market rent for staying in the cottage. As the reservation was not lifted prior to her death, the IHT हम्म। payable would have been calculated as the higher of the total IHT payable if the cottage was included in her death estate at its value on death, and the total of IHT payable if the cottage was taxed as PET made in March 2015. Okay. So as the later liability is nil due to the date of the PET being more than 7 years before Marina's death, the cottage would have been included in Marina's death estate. Perfect. ठीक है, बराबर As बोला the ना value of हमने जो जो her बोला। death estate exceeded हम्म। exceeded the nil rate band, as it included a portfolio of properties valued at 6 lakh 70. IHT was payable on the estate. The IHT attributable to the cottage being gifted with reservation was payable by the recipient of the gift, which in this case was Pedro. बराबर। पेड्रो को भरना पड़ेगा अभी। यस। परफेक्ट, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। Explain by reference to the relevant conditions why the holiday cottage will qualify as furnished holiday letting for the first 12-month period of letting. Hmm. The cottage, which is fully furnished, has been available for rental on commercial basis since 1st of July 2025 and will have a 70% occupancy rate for the first year of letting. No tenant will have stayed in the cottage for more than 14 consecutive days during the first year of the letting. Net rental income from cottage in the tax year 25-26 will be 20,000. In the tax year 25-26, Pedro will receive net rental income of 35,000 from his unfurnished residential properties, which he inherited from Marina. क्यों ये फर्निश हॉलिडे लेटिंग की तरह क्वालिफाई हो रहा है, ये हमें बताना है। वुड यू लाइक टू गो अहेड? Eligible for rental for business and will have 70% rate for the first year of letting. अपने को पहले तो मतलब जितने भी पॉइंट्स थे फर्निशनल रिलेटिंग्स के लिए कि 2 से 10 दिनों के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, कोई कॉन्जिक्यूटिव 31 डेज रहना नहीं चाहिए, उसके सब अपोजिट बताने पड़ेंगे ना। सो ये एक पॉइंट है, नो टेनेंट विल हैव स्टेड इन द कॉटेज फॉर मोर देन 41 डेज। अपने को क्या बताना है, फर्निश्ड है या नहीं? फर्निश्ड है। FHA है कि नहीं? फर्निश्ड है। नहीं नहीं, वाई इट विल FHA। क्वालिफाई। अच्छा है हाँ बोला है। हाँ, है बोला है। अच्छा, वाई इट विल क्वालिफाई। ओ ओ ओ ओ ठीक है ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट आता है, नो मोर देन 14 consecutive days में कोई मतलब नो टेनेंट विल हैव टू स्टे एट द कॉटेज, वो लाइक है। The cottage will have been available for rental on commercial basis since 1st July 2025 and will have 70% occupancy rate for the first year letting। 2025 से अवधि तक का है। ये दो कंडीशंस थे ऊपर, कितना दिन होता 210 है? दिन 210 दिन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, एंड ऑक्यूपेंसी 105 डेज की होनी कि, चाहिए।
out of which 105 days it should be हंड्रेड एंड occupied. फाइव था। So they are saying 70% हम्म। occupancy है for the in the first year of मतलब letting only. So वो हो रहा है condition satisfy basically. ठीक बराबर। है, getting satisfied. 255 बात ये डेज हो फिर रहे ये हैं। सीधे बहुत हो रहे हैं। एग्जैक्टली तो फिर ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। 255 नहीं, तू 1 जुलाई 25 से हम्म। पकड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। जुलाई से फिर वही वही वही। तो हाँ छः। देख ले कितने डेज हो रहे हैं। तेरह बाद 10 महीने। 75%। 9 महीने। 25 आता है फिर। ऑलमोस्ट 9 महीने में 10 महीने लिया। कितना बता रहे हैं यहाँ पे? एक्सीडिंग 155 इन द फर्स्ट 12 मंथ। हाँ ठीक है, चलेगा। वो लोग तो एक्सीडिंग वही सीधा वही वही 155 बोल रहे हैं। वही वही। तो ये आंसर है, ये अपन पढ़ते हैं। 5,000 क्रॉस एक ऑन सेकंड थर्टी एक फर्स्ट सेकंड। मार्च सॉरी 2026। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो ये यस। सारे दिखेगा तो यहाँ पे जो बोला हुआ है कि अवेलेबिलिटी है, एक्चुअल हम्म। एक्चुअल लेटिंग है, पढ़ू मैं? एंड देन पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन है। नहीं ठीक है, अपन ने बराबर तो सब बोला है ना वैसे भी। मोर देन 31 consecutive डेज है, एक्सीडिंग 155 इन द फर्स्ट हाँ। 12 मंथ पीरियड पैटर्न है। ऑफ ऑक्यूपेशन। हाँ, पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन के बारे में यस। अपने को बोलना था। तो ये मोर देन 31 consecutive days किसने किसने भी नहीं रहे, और हाँ एक्सीडिंग 155 ये भी इन्होंने बोला था कंडीशन में कि कोई टोटल 155 डेज नहीं रहना चाहिए वैसा। यस। नेक्स्ट पे जाते हैं। कैलकुलेट द इन्होंने बोला है रिडक्शन। हम्म इनकम टैक्स Calculate the reduction लायबिलिटी। in Pedro's income tax liability for the tax year 25-26 as a result of making the planned contribution of 105,000 gross into his personal pension scheme on 31st March 2026. Your answer should योर include an explanation of the amount of personal allowance available to Pedro in this case. चलो 10 लाख के लिए सिर्फ पेंशन का कुछ है? मजा आ जाएगा भाई अगर आया तो बेसिक पेंशन का 10 मार्क के लिए। अरे अरे तो अरे अरे। पर्सनल पेंशन स्कीम। तू तो Pedro has never been a member. तूने खोला है क्या? Pedro has never been a member of pension scheme prior to taking up employment with Lowly Limited. Pedro wishes to start contributing into a pension scheme in the tax year 25-26. ठीक है. Pedro intends to make his first contribution into new personal pension scheme of 105,000 gross on 31st March 2026. The annual allowance available to Pedro was not restricted in any previous tax year. Pedro's income tax liability for the tax year 25-26, before taking into account the planned contribution into pension scheme, is 55,953. अच्छा, इनकम टैक्स लायबिलिटी ही दे दी है उन्होंने। हाँ अभी अपने को निकालना है कि उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कितने से कम और हो मेरे को ये सकती है। बता इस। हम्म। हाँ, और कितने से कम हो सकती है, और इसके पहले उसने कभी पेंशन कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है ना? तो अपन तभी भी नहीं पिछले साल का ये ले सकते हैं क्या? तो अभी उसने ज्वाइन कब किया है पहले वो देखना पड़ेगा। उसने ज्वाइन किया है जब वो एम्प्लॉयमेंट में आया था। अब वो एम्प्लॉयमेंट में कब आया था पहले अपने को वो सब चेक करना हाँ पड़ेगा अभी। तो वो देखते हैं। पहले अपन मैं क्या बोलता हूँ टोटल इनकम पे इसके आ जाते हैं और अपन उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा वैल्यू बराबर ठीक है, है ठीक कि है। नहीं है। फिर वो वैल्यू को अपन डिलीट करेंगे मतलब वो यस। सब सेल्स को वगैरह, क्योंकि अपने को उनको दिखाया नहीं है कि हमने वो रीचेक किया है करके ऐसा। हम्म। नेट रेंटल इनकम द हॉलीडे कॉटेज वाज 20,000 ठीक है। मेरे पीछे से आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा बट चलता है। वो मतलब बहुत ही कम ऐसा, एकदम ही कम।
क्या इनकम है भाई के हाँ वो पास? देख, देख देख उसने कब ज्वाइन किया, उसने ज्वाइन किया 6 अप्रैल 24 में, बराबर है। उसने सिक्स पेड्रो अप्रैल हैज बीन ट्वेंटी एम्प्लॉयड बाय लेवले, हाँ बराबर। हाँ बराबर है। तो मतलब 24-25 का आएगा और 25 हम्म, 26 का आएगा, खाली खाली 2 ही साल का आएगा। ठीक है। समझा? एनुअल ग्रॉस सैलरी ऑफ, अरे इसको रेंटल इनकम ही कितना है, 55,000? वही क्रेजी बंदा है भाई। अनफर्निश्ड हॉलीडे होम है ना भाई, अच्छा कमा रहे भाई। हाँ। सैलरी 1 लाख का अलग है भाई। कंट्रीब्यूटेड 10,000 ईच टैक्स। अच्छा, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में डाला है उसने 10,000, तो सीधा का सीधा एग्जेम्प्ट है। भाई वो कंसिडर करना होता है 60,000 में। हाँ, 60,000 में कंसिडर करेंगे। उसका कुछ नहीं मिलता ना, पर मतलब एज डिडक्शन पे के अंडर वगैरह। नहीं नहीं, वो खाली इसको मिलता है, एम्प्लॉयर को मिलता है। एम्प्लॉयर को। ये तो गया, ये तो चुका। चलो मेरे को उनका आंसर आ गया, 5595 थी, तो अपने को ये 3 इनकम ही लेने थे। आ गया। लवली। स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? सॉरी, हाँ। स्पॉइलर स्पॉइलर दे दिया क्या मैंने? हाँ। तो अभी अपन वो थियोरी में वैसे ही सब कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे कि ही बिकेम मेंबर व्हेन ही जॉइंड एंड ही वाज एम्प्लॉयड बाय लोरा सिंस 6 April 24, so that means he has joined the pension scheme since the tax year 24-25, but he did not make any contributions in the tax year to 24-25, therefore he had a complete unused allowance, ठीक है ना? लेकिन इसके एम्प्लॉयर ने बराबर। तब जरूर पैसे डाले थे, देखा तूने, इसके एम्प्लॉयर ने इसके ऑक्यूपेशनल हम्म। पेंशन स्कीम में पैसे डाले हैं। बराबर ऑक्यूपेशनल से। पेंशन स्कीम में डाले थे 10,000 दोनों साल के, 10-10। एम्प्लॉयर को चुने भाई, एम्प्लॉयर को है, मेरे को चाहिए डिडक्शन करके। चलो भाई 10,000, यहाँ पे आता है 1,05,000, 10,000। मेरे को कितना मीन जोक आ रहा है ना भाई, क्या बताऊँ। क्या आ गया? मेरे को इतना मीन जोक आ रहा है ना भाई यानी तेरे पे, मैं क्या बताऊँ भाई, दोस्ती अच्छी मेरे में क्यों? रखने के लिए, बस भाई। ऐसे ही। अनयूज्ड, ओवर यूज्ड, अनयूज्ड है 50,000। तेरे मस्जिद है ना? नहीं, ये है हाँ दरबार है। गुरुद्वारा। हाँ गुरुद्वारा गुरुद्वारा। ओवर यूज्ड ये है। सूर्य। अरे आवाज आया मेरे को इसलिए, जस्ट आवाज आया इसके लिए। वही। नाउ the unused annual allowance of the previous 3 years can be utilized and thus अच्छा, ये इसको ये the चार्ज तो नहीं बैठेगा unused क्योंकि ये चोंटिया will be, का सैलरी नहीं है उतना, 2 लाख के ऊपर। हाँ, and thus the unused will be
न्यूज कितना है इसका? हाँ, न्यूज विल बी यूटिलाइज्ड। तो फिर इधर आएगा सीधा 50,000। तो फॉर अलाउंस चार्ज खाली ये 5,000 का ही आएगा, लेकिन अरे फॉल्स क्या आ गया? अच्छा, इज इक्वल टू डाल दिया मैंने। ये वाओ, ये देखा तूने? ये देखा तू मेरा स्क्रीन देख रहा है? ये मुझे पता नहीं था ये नहीं, रुक कर जा। सकता था। ये स्क्रीन देख, ठीक है। बता। 60,000, ठीक है, ये 60,000 है, इज हम्म। इक्वल टू 1,15,000 फॉल्स। बट दिस 60,000 इज इक्वल टू 60,000 इज ट्रू। लवली भाई। पता नहीं क्यों। ये कुछ नया ही फॉर्मूला लगाया भाई। मजा आया मेरे को। अभी आता है रिस्ट्रिक्टेड पीए। अभी मेरा टोटल इनकम था 1 लाख, सॉरी एडजस्टेड इनकम नाम है चाहिए इसको, हाँ एडजस्टेड इनकम। टोटल इनकम मेरा इतना था, उसमें से अब मैं अच्छा। लेस करूंगा पीए, ठीक है ना? लेस होगा पीए। अच्छा, यार एक्स्ट्रा आ रहा है अरे इसको। सॉरी, लेस पीए क्यों मैं कर रहा हूँ? रुक जा रुक जा, अलाउंस इधर चार्ज। नहीं करना है। रुक जा, सॉरी सॉरी, लेस पीए नहीं होगा, लेस होगा पेंशन और पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में, पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड। तो वो कितने किए थे मैंने? वो मैंने किए थे पूरे, मैं पूरे ही लूंगा, 1,05,000 मैंने किए थे। दिस माइनस दिस, सो एज दिस वैल्यू इज लेस देन 1 lakh, the entire personal allowance will be allowable। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पूरा ही पीए 12,570 का माइनस करूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा बैंड, बैंड इंक्रीज। ये जो बैंड बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा 0 to 377,700। अरे ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चलो इसको ही कॉपी पेस्ट, पेस्ट कॉपी पेस्ट, लेकिन 37700, 37700 प्लस 1,05,000, ये होता है 1,42,700 का। 4,2700 रहता है 1,25,140 प्लस 1,05,000, तो वो आता है 2,30,140 का। 2,30,140 का, बट दिस इज नॉट द बैंड के अंदर का स्पेस, बैंड के अंदर का स्पेस इज दिस माइनस दिस। अच्छा है तो एंड अबाउ ही है, तो जाने ही दो फिर इसको। हाँ हाँ, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा ना, लेकिन ओल्ड न्यू। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, हाँ अभी मैं यहाँ पे ये वाला फिगर डालूंगा, डन। और फिर बाकी जो कुछ भी आएगा इसमें, पूरा फिगर कम है एक्चुअली, बाकी का वैल्यू, हाँ ये 20% है, ठीक है। तो अभी बैंड में जगह कितनी बाकी है? बैंड में जगह बाकी है मेरे, इस 20% वाले बेसिक बैंड में मेरी जगह बाकी है 270 की। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 270 यहाँ पे लिखूंगा, और जो यहाँ पे मेरे को 5,000 का एनुअल अलाउंस चार्ज है ना, वो आएगा एनुअल अलाउंस चार्ज। गया ना? 2,4,2,4,2 सॉरी 28,486। परफेक्ट।
यस। क्या कर रहे थे? अभी वो 5,000 के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, एनुअल अलाउंस चार्ज जो अपने को आया था उसके लिए। ओ ओ ओ माय गॉड। सम ही खत्म हो गया है ओ माय एनी के लिए। गॉड। तो तेरा टैक्स सेविंग कितना होता है? तो तेरा टैक्स सेविंग होता है 55953 minus this value, which gives you 25,521। 70 का जगह बचा है इसमें। is 0.5 this, then 5,000 minus this will एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा probably दे देंगे कि जब पर्सनल अलाउंस 1 लाख के लिए नीचे रहता है तो हम लोग मतलब बेसिकली पर्सनल अलाउंस दे देते हैं और एडजस्टेड इनकम हम लोग को निकालना पड़ता है उसके वजह से। एडजस्टेड इनकम इज बेसिकली कि अब तू 30 तेरे 432 3432, 34 राइट 32 है कहते एक बार। राइट राइट राइट। तो बेसिकली ठीक है। तेरे को एडजस्टेड इनकम निकालना पड़ता है ये देखने के लिए कि तेरे हाथ में अभी कैश कितना बाकी है आफ्टर डूइंग पेंशन, क्योंकि ये 1,55,000 में हाँ से हाँ। तूने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किए होंगे, तो अब तेरे हाथ में कितने आ रहे हैं? यस। क्योंकि तेरे हाथ में 50,000 ही है तो वो लोग बोलते ठीक है हम तुम्हें पीए दे देंगे उसके लिए, ऐसा करके। ये सब हमें एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखना है। देखो 3432 टैक्स सेविंग एमी ने हम 100% श्योर नहीं निकाला होगा। क्यों? नहीं अभी हमें देखा। करेक्ट। मैंने तेरा 34 मेरा देख 32 के देखा उसके बाद निकाला मैंने। मतलब नहीं निकाला ना भाई, मतलब नहीं निकाला ना भाई। तो पर्सनल लॉस ने दिया हुआ है। भाई मैं भूल जाता हूँ यार। मैं पहले टैक्स मैं भी निकालता हूँ भूलता तो था। हो गया यार, अभी क्या करना है।